अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमने जो है वो अपना जो विंटर वेकेशन के बाद का जो है वो सेशन स्टार्ट किया है और हमने वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर से स्टार्ट किया है। और वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर में जो है वो हमने जो डिस्कशन किया था, अगर मैं आपको बता सकूं कि कल हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। कल हमारा डिस्कशन ये हुआ था, देखिए लेक्चर आपके सामने है, आपको रिसीव भी हो गया होगा कल ये लेक्चर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हमने वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हमें जो है वो 5 सब टॉपिक्स कवर करने हैं। पहले हमें वर्क के बारे में पढ़ना है और फिर वर्कशीट नंबर 25 पढ़नी है। फिर हमें एनर्जी के बारे में पढ़ना है, फिर वर्कशीट नंबर 26 करनी है। फिर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है और फिर वर्कशीट नंबर 27 करनी है। फिर हमें पावर के बारे में पढ़ना है और वर्कशीट नंबर 28 करनी है। और फिर हमें एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है और वर्कशीट नंबर 29 करनी है। इसमें कल हमने वर्क के बारे में बड़ी तफसील से बात की थी कि वर्क क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वर्क क्या होते हैं, कैलकुलेट कैसे होते हैं। फिर हमने वर्कशीट नंबर 25 की थी जो कि पूरी की पूरी वर्क की कैलकुलेशन के ऊपर है। ठीक है, अब आज जो है हम डिस्कशन करेंगे वो अगले टॉपिक पे करेंगे और अगला टॉपिक हमारा क्या है, एनर्जी का। तो आज आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो एनर्जी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज जो है वो 13 तारीख है जनवरी की और टुडे इज वेडनेसडे। ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एनर्जी का मतलब बिल्कुल मुख्तसर अल्फाजों में क्या होता है, एनर्जी का मतलब मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तसर अल्फाजों में होता है एबिलिटी टू डू वर्क। नहीं, कल जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो वर्क के ऊपर हुआ है। वर्क का मतलब ये होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, फिर वो फोर्स की डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करे, फिर इस फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो वर्क कहलाता है। अब आपके अंदर जो वर्क करने की एबिलिटी आती है ना, वो एबिलिटी एनर्जी कहलाती है। यानी कि अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप वर्क कर पाएंगे, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो फिर आप वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो काम करने की जो सलाहियत है, वर्क करने की जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी टू डू वर्क क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। अच्छा, एनर्जी को आप जो है जूल्स में ही नापते हैं, जैसे आप वर्क को जूल्स में नापते हैं ना, ऐसे एनर्जी को भी आप जूल्स में ही नापते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी की ऐसा यूनिट है वो भी जूल होती है। और वर्क की तरह जो एनर्जी होती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी वर्क जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और जो एनर्जी है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क है, इसकी एसआई यूनिट जूल होती है और वर्क की तरह ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है। ठीक है, तो जो डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी की, इनको हम टाइप्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। ये किसी का माइक खुला हुआ है, इसको बंद करो यार, कौन है ये? हरीम बेटा अपना माइक बंद करो, तुम्हें डिस्टरबेंस आ रही है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, काइंड्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, या फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो एनर्जी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, या डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, या डिफरेंट काइंड्स की होती है। ठीक है, आपने भी सारे नाम सुने हुए होंगे, बचपन में पढ़े भी होंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी जो आपको मिलती है वो किन किन फॉर्म्स में मिलती है? एनर्जी आपको जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, एनर्जी आपको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। एनर्जी आपको सोलर एनर्जी की फॉर्म में मिलती है।
एनर्जी आपको साउंड एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। एनर्जी आपको थर्मल एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। एनर्जी आपको फॉसिल फ्यूल एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। जियोथर्मल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है आपको। आपको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। आपको आपको विंड एनर्जी मिलती है। आपको टाइडल एनर्जी मिलती है। आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है और एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी क्या है? सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, सारी काइंड्स ऑफ एनर्जी हैं। अब इनमें से सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में से एक दो के ऊपर हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को आप के ई से भी शो कर सकते हैं या इसको आप ई के से भी शो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इस काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट की हरकत की वजह से जो उसके अंदर काम करने की सलाहियत आती है, जो एबिलिटी आती है, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। यानी कि जब आप हरकत करते हैं और हरकत करने की वजह से जो आपके अंदर काम करने की सलाहियत आती है, दैट एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर फर्ज करें कि हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, फर्ज करें हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फॉर एग्जांपल ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेचारा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगाई, तो हमने इस पे फोर्स लगाई एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो था वो शुरू में क्या था? शुरू में वो रेस्ट पे था, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था। उस पर हमने फोर्स एफ लगाई। फोर्स एफ लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा जब, तो ये जो है कुछ स्पीड गेन कर चुका था और इसकी स्पीड हो चुकी थी v। ठीक है, यहाँ रेस्ट में, रेस्ट का मतलब है कि अभी इसकी स्पीड कितनी है? अभी इसकी स्पीड 0 है। अच्छा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस एस है, वो एस डिस्टेंस कवर किया उसने। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को जो है वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कराते हैं, तो यहाँ पर जो भी वर्क डन होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा इसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, नहीं, जब आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो आप उसके बाद जो भी वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन जो है उसकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा यहाँ पर। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं के ई से शो करूं, तो ये बराबर है किसके? वर्क डन के बराबर है।
और इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन बराबर होगा एफ इंटू एस के, क्योंकि वर्क डन जो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के बराबर होता है। अच्छा आप देखें जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ पर 2as बराबर होगा किसके, वी स्क्वायर के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो जीरो है, होगा नहीं होगा, तो 2as बराबर होगा वी स्क्वायर के, तो s किसके बराबर हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर अपॉन a के बराबर हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर हो जाएगा s। इसी तरह से जो f होता है वो किसके बराबर होता है, f बराबर होता है ma के, ठीक है। तो f की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और s की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी f की जगह आ गया ma और s की जगह आ जाएगा 1/2 वी स्क्वायर अपॉन a से a कैंसिल, तो एक्सप्रेशन में बचा क्या, एक्सप्रेशन में बचा 1/2 m वी स्क्वायर। तो इस तरह से जो है वो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला तो ज़ाहिर बचपन से आप पढ़ते आ रहे थे, ये आज आपके सामने ड्राइव भी हो गया कि किस तरह से फॉर्मूला जो है ड्राइव होता है। ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है और डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो रही हाफ एम वी स्क्वायर के, और ये हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ से आता है ये मैंने आपको एक छोटी सी डेरिवेशन के जरिए एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि अगर आपको किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी का चेंज मालूम करना है, अगर आपको किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर मालूम करना है, तो अगर फर्ज करेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास m है और अभी इसकी स्पीड जो है मिसाल के तौर पे v1 है, बाद में जो है इसका मास m ही रहेगा जाहिर है, लेकिन इसकी स्पीड चेंज हो गई, फर्ज करें कितनी हो गई, v2 हो गई, तो इनिशियली जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी,
ऑल राइट, मेरे ख्याल से जो है वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? अब जरा आपने तो कोई बोल के बताएं जरा, मुझे आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। आवाज आ रही है, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही होगी। हाँ जी, तो कहाँ पर बात खत्म हुई थी? बात खत्म हुई थी कि हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाह रहे थे किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है और उसकी स्पीड जो शुरू में कितनी है, उसकी स्पीड शुरू में v1 है, बाद में उसकी स्पीड चेंज होकर कितनी हो गई, v2 हो गई। जिस वक्त उसकी स्पीड v1 थी उस वक्त जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ एम v1 स्क्वायर होगी। और जब उसकी स्पीड बाद में v2 हो गई होगी तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बाद में, हाफ एम v2 स्क्वायर हो जाएगी। अब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। इसमें से हाफ एम कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर प्लस में आ रहा है तो आंसर प्लस में कब आएगा, जब v2 की वैल्यू बड़ी होगी। तो आंसर प्लस में आने का मतलब ये होगा कि v2 की वैल्यू बड़ी है और v2 की वैल्यू बड़ी होने का मतलब ये है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी बाद में ज्यादा हो गई, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर माइनस में कब आएगा, जब v2 की वैल्यू छोटी होगी और v1 की वैल्यू ज्यादा होगी। v1 की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब और v2 की वैल्यू कम होने का मतलब ये होगा कि आपकी स्पीड आगे चलकर कम हो गई। तो लिहाजा ये जो है नेगेटिव आंसर जो है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को शो करेगा। ठीक है, तो बहरहाल इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए और आप प्लस माइनस के बारे में जो है कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपको सिर्फ चेंज निकालना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं निकालना, तो आप वी स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करें या v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए तो प्लस माइनस जो फिर मैटर नहीं करता। और वैसे भी ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं है। हाँ बस सिर्फ अगर आपको ये मालूम करना है कि ये इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है तो उस सूरत में प्लस माइनस मैटर करेगा, अदरवाइज ये प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा। चलें जी अब आगे चलते हैं। उसका जो अगला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी तरह की होती है। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे भी, हमारे सिलेबस में है। मिसाल के तौर पे पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं जनरली डिफाइन करूं तो जनरली पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, जनरली स्पीकिंग जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है वो क्या है, वो है एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने बहुत ही मुख्तसर मुख्तसर अल्फाजों में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश किया। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन, यानी कि उसकी जो पोजीशन है या जो उसका शेप है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके शेप की वजह से जो उसके अंदर एबिलिटी टू डू वर्क है, वो एबिलिटी टू डू वर्क क्या कहलाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं इन शॉर्ट जीपीई भी कह सकता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड
यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो आपकी पोजीशन होती है उसकी वजह से जो आप काम कर सकते हैं वो काम आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि ये एक प्लैनेट है, लाइक ज़मीन है ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है चारों तरफ। अब इस फील्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ वो ये है, और उसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ वो ये है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ वो डिफरेंट है। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है। अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जब आप उसको मूव करते हैं तो उसको मूव करने के जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वो बेसिकली उस वर्क डन के बराबर होता है जो वर्क डन आप उसको मूव करने के लिए करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, जिस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाला था, ऐसे अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालें तो चेंज कैसे आता है? वो चेंज ऐसे आता है कि फर्ज करें कि अगर ये प्लैनेट है, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और उसको हम यहाँ पे ले गए, तो फर्ज करें कि इसकी ज़मीन से जो ये ये जो पोजीशन थी, ये पोजीशन थी h1 हाइट, और ये जो इसकी ज़मीन से हाइट थी, ये हाइट कितनी थी? ये हाइट थी h2। तो ये जो हाइट होगी, जितनी हाइट ज़मीन को आप इस ऑब्जेक्ट को लेके गए, ये हाइट आपकी h के बराबर होगी। ठीक है। तो ये जो h हाइट आप इसको मूव करेंगे ना, इस h हाइट मूव करने की वजह से, जैसे h हाइट मूव करने की वजह से जो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल में चेंज आएगा, वो चेंज हम कैसे निकालेंगे? मिसाल के तौर पर फर्ज करें ये ज़मीन है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है? ऑब्जेक्ट का मास है m। ठीक है। फिर आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, ऑब्जेक्ट का मास m, और उसको आप कितनी हाइट तक ले गए? इसको आप इतनी हाइट तक ले गए। हाइट कितनी है? h। तो यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो इसका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो बराबर होगा वर्क डन के, जो कि आपने इसको मूव करने के लिए किया होगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? बराबर होगा वेट, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना वर्क डन, तो फोर्स की जगह वेट आ जाएगा और डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? हाइट। तो ये हाइट कौन सी होगी? ये हाइट होगी वर्टिकल हाइट। ठीक है। तो आपको जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं अगर ये लिखता हूँ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वेट बराबर होता है mg के, और वर्टिकल हाइट बराबर होगी h के। तो आपको जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा किसके बराबर हो जाएगा? वो mg h के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसी आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब चाहे आप ग्रेविटेशनल फील्ड में हो चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो जो आपको जो वर्क डन होता है, या जो आपका चेंज इन ग्रेविटेशनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है या वर्क डन होता है, उसमें जब कभी भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे, तो वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, कोई सी भी हो, तो जब आप चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे, तो वो वर्क डन के बराबर होगी जो आप फील्ड में किया होगा आपने। अब ये जो वर्क डन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क डन जो होता है किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है। और ये बात याद रखें कि ये दोनों हमेशा पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए या एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। अब अगर फर्ज करें कि ये एक फर्ज करें ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, जो हम एरो बना रहे हैं, एरो क्या चीज़ है? ये एरो जो है डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। ठीक है। ये भी डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। ठीक है। अब इस डायरेक्शन ऑफ फील्ड में
अगर फर्ज करें इस डायरेक्शन ऑफ फील्ड में फर्ज करें कि आप जो है वो एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, फर्ज करिए ऑब्जेक्ट है, इसको आपने यहाँ मूव किया, इधर यहाँ पे मूव किया, इस पॉइंट तक मूव किया, या अगर आपने जो है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक मूव किया, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो अगर आप एक फील्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, तो आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों डायग्राम में डिस्टेंस जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये जो हमने दोनों एरो बनाए, ये क्या चीज है, ये एरो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। अब इसमें आपको जो डिस्टेंस लेना होगा वो फील्ड के पैरेलल, ये डिस्टेंस बेसिकली जो आपका डिस्टेंस होगा ना वो ये होगा, आपका डिस्टेंस ये वाला होगा डी। ऐसे यहाँ पर भी होगा, आपका जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली ये वाला होगा, ये डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा वो दिया जाएगा जो कि फोर्स के पैरेलल होगा, या जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अगर डिस्टेंस और फोर्स सेम डायरेक्शन में ना हो या आपस में पैरेलल ना हो तो फिर वर्क डन की डेफिनेशन गलत हो जाती है। तो हमने कल सबसे पहली बात ही ये पढ़ी थी कि जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स और डिस्टेंस का जो है वो पैरेलल होना या सेम डायरेक्शन में होना जरूरी होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपका चेंज है पोटेंशियल एनर्जी का, वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है। तो पहली बात तो है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो वर्क डन के बराबर है जो आप फील्ड में करेंगे, और वर्क डन के लिए जरूरी है कि जब आप फोर्स को और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें तो फोर्स और डिस्टेंस जो है उनका आपस में पैरेलल होना, उनका सेम डायरेक्शन होना जरूरी है। दूसरी बात ये कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा, इसको जरा समझें। तो पोटेंशियल एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, increases when work is done on the field, ठीक है। यानी कि किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी जब आप वर्क डन ऑन द फील्ड करेंगे, ठीक है, जब वर्क इज डन ऑन द फील्ड, यानी कि जब आप फील्ड के ऊपर वर्क डन करेंगे तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी potential energy decreases when work is done by the field। यानी जब कोई फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क डन अगर ऑन द फील्ड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और वर्क डन अगर बाय द फील्ड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। उसको समझने की कोशिश करें इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि फर्ज करें कि ये हम बना रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सी फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड है। किस तरफ है? नीचे की तरफ है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि जमीन जो है वो नीचे, ऊपर आसमान है। अब अगर फर्ज करें कि हम एक ऑब्जेक्ट को जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम नीचे की तरफ लेकर आते हैं, तो हम इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो इसको नीचे लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हम करेंगे या फील्ड करेगी? तो देखें नीचे की तरफ तो खुद आ जाएगा ना, फील्ड इसको खुद ले आएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ जमीन को अट्रैक्ट करेगी मास को। तो ये वर्क डन बाय द फील्ड है। ये क्या है? ये वर्क डन बाय द फील्ड है। और वर्क डन बाय द फील्ड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी,
यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी क्योंकि वर्क डन बाय द फील्ड है। ठीक है, इसी तरह से अगर फर्ज करें कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है आपकी, ठीक है, ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है और यहाँ पर जो है आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से, एक मास है, उठा के ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ इधर लेके जाते हैं। तो जब आप इस मास को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये खुद तो ऊपर नहीं जाएगा ना, फील्ड तो लेके नहीं जाएगी ना, आपको लेके जाना पड़ेगा। तो इसका ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, ये वर्क डन ऑन द फील्ड हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ये वर्क डन ऑन द फील्ड हो रहा है। और वर्क डन ऑन द फील्ड होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। यानी जब आप फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे, फील्ड के ऊपर काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और फील्ड अगर खुद काम करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और एग्जांपल देखें, फर्स्ट करें ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, वो लेवल्स में पढ़ा था आपने। तो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट साइड पे नेगेटिव डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसके बीच में हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसको हम इस तरफ मूव कराते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो जब इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इस तरफ मूव कराएंगे तो ये खुद मूव होगा या हमें कराना पड़ेगा। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये खुद मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो पॉजिटिव प्लेट है वो उसको रिपेल करेगी और राइट साइड की जो नेगेटिव प्लेट है वो उसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये वर्क डन आप नहीं कर रही है, वर्क डन फील्ड कर रही है। सो दिस इज वर्क डन बाय द फील्ड, ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय द फील्ड। तो चूंकि ये वर्क डन फील्ड कर रही है तो इस वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, या आसान जबान में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाता, ठीक है ना, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाता तो लेफ्ट साइड पे ले जाने से क्या होता कि लेफ्ट साइड पे खुद नहीं जाता, लेफ्ट साइड पे मुझे इसको लेके जाना पड़ता, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव साइड क्या करती, रिपेल करती। तो इसको लेफ्ट साइड पे अगर मैं मूव कराऊंगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि फिर वो वर्क डन ऑन द फील्ड हो जाएगा, वो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हो जाएगा। ठीक है, सो बॉटम लाइन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जब आप मालूम करेंगे तो वो बराबर होगी mgh के, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे तो वो mgh के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जनरली कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर मालूम करेंगे तो वर्क डन के बराबर होगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होगा। फोर्स और डिस्टेंस का आपस में पैरेलल होना जरूरी है। दूसरी बात ये कि अगर वर्क डन फील्ड कर रही है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, ग्रेविटी खुद किसी मास को अट्रैक्ट कर रही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड खुद किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, तो फिर जो है वो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव कहलाएगा, या दूसरी जबान में वो वर्क डन ऑन द फील्ड बाय द फील्ड कहलाएगा, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी उसके नतीजे में डिक्रीज हो जाएगी। जितना वर्क डन फील्ड करेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वर्क डन आप कर रहे हैं फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं, फील्ड के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर जितना वर्क डन आप फील्ड के ऊपर करेंगे उतनी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस सब्सटेंस की, उस ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और टेक्निकल चीज है जो कि ज़ाहिर है मार्केट में हर आदमी आपको नहीं बताएगा। फर्स्ट करें, मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूँ। ठीक है, छोटा सा सवाल है, मजेदार। फर्स्ट करें कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है बेचारा, इस ब्लॉक की जो ये हाइट है, बे क्या हो गया इसको, इस ब्लॉक की हाइट फर्स्ट करें ये है तकरीबन कोई, कितनी लें इसकी हाइट, 5 मीटर लेना चाहिए इसकी, ठीक है, 5 मीटर इसकी हाइट है। और जो इसकी चौड़ाई है ब्लॉक की, फर्स्ट करें चौड़ाई इसकी है कोई अपना 3 मीटर लेने चले, ठीक है।
इस ब्लॉक का जो वेट है, इस ब्लॉक का जो वेट है फर्ज करें वो है तकरीबन कोई 1200 न्यूटन लेने चले इसका वेट। ठीक है, ब्लॉक का वेट कितना है? 1200 न्यूटन। हो गया। हमने क्या किया, इस ब्लॉक को धक्का दिया, ब्लॉक को नीचे गिरा दिया, यानी कि लिटा दिया इसको जमीन पे। सेम ब्लॉक जमीन पे लिटा दिया, मैं यूं करके लिटा दिया ब्लॉक को जमीन पे नीचे, यानी धक्का देके नीचे गिरा दिया, इस ब्लॉक को गिरा दिया। अब मेरा सबसे पहले आप लोगों से सवाल ये है, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है, वो ये कि क्या इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा? क्या सवाल है भाई मेरा? मेरा सवाल है कि क्या इस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा? ये मेरा पहला सवाल है, इसको इत्मीनान से सोचें आप लोग। हाँ भाई बताएं, क्या इस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा? जब एहतिशाम साहब का कहना है कि फर्क नहीं पड़ेगा, सुहेब शेख साहब का कहना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, मोहम्मद सलमान का कहना है यस। भाई क्या यस? असफिया आयशा यस। ये यस, यस का क्या मतलब है? अच्छा, मुझे जो है ना थोड़ा सा ना, जब आप लोग ये चैट करते हैं ना, बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करता ज्यादा कोई, क्योंकि चैट पढ़ने के लिए मुझे अलग से अपनी तवज्जो हटानी पड़ती है। तो अगर आप लोग माइक अनम्यूट करके अपनी जो है वो, अगर अपनी जो है खूबसूरत आवाज में अगर कोई बात करेंगे ना, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होगा, थोड़ी सी फीलिंग आती है जैसे क्लास चल रही है। वरना वन वे ट्रैफिक चलता रहता है, बस मैं बोलता रहता हूँ। हाँ भाई, तो आप में से कोई इस पर तबसरा करना चाहेगा? पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज होगी नहीं होगी? अगर होगी तो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? अगर चेंज नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? आप में से किसी के जो है वो खूबसूरत ख्यालात सुनना चाहता हूँ। हाँ भाई, कोई इस पे से तबसरा करना चाहेगा? हाँ भाई, अब्दुल सर समद, आप तबसरा करेंगे इस पे? अब्दुल समद साहब, बड़ा अच्छा पेपर दिया आपने फिजिक्स का माशाल्लाह से, तो आई होप कि आप इस पे कुछ कमेंट कर पाएंगे। मैंने बड़ा आपका पेपर बड़ी तवज्जो से चेक किया मैंने आपका पेपर। आपका पेपर चेक करने का सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि बिल्कुल मार्क स्कीम जो थी ना, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क स्कीम वाले आंसर लिखे थे आपने माशाल्लाह से। ये यानी कि मार्क स्कीम में जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई थी, जो फुल स्टॉप लगे हुए थे, जो सेमी कॉलम्स लगे थे, वो तक लगे हुए थे आपके आंसर में माशाल्लाह से। तो लग रहा था कि बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आप आए थे एग्जाम में। हाँ, तो जरा बताएं जरा इसके बारे में कुछ। अब्दुल समद साहब, आपसे मुखातिब हूँ मैं। सिर्फ अब्दुल समद साहब तो शायद बात नहीं करना चाह रहे। हाँ भाई आयशा, तुम कुछ कमेंट्री करोगी इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या कहना है तुम्हारा? सर मेरे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि हाइट कम हो जाएगी ना ब्लॉक की। हाइट तो कम नहीं हुई, ब्लॉक तो वही ब्लॉक है, तुमने उसे लिटा दिया उसको बस अपने। नहीं मतलब उसको जब लिटा दिया तो वो मतलब ब्रेथ बन जाएगी जो उसकी हाइट थी, और जो उसकी लेंथ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ मतलब तुम कह रही हो उसकी विड्थ जो है वो हाइट बन जाएगी, और हाइट जो विड्थ बन जाएगी, हाँ ये कह रही जी। हो। इसकी वजह से तुम्हारा ख्याल है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी इसकी? जी, क्योंकि हाइट पे डिपेंड करती है वो। ठीक है। अबे मुनीब, तुम्हारा क्या कहना है? सर इसका कोई जो है वो सरफेस एरिया से ताल्लुक होगा? नहीं, सरफेस एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ भाई, इसके अलावा और कौन इस पे कमेंट्री करना चाहेगा? हाँ भाई, मरियम, मरियम इफ्तिखार, तुम क्या कहती हो? सर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हाइट इसकी डिक्रीज हो गई है। हाइट डिक्रीज हो रही है। आशीर बेटा, तू क्या कहता है बेटा? हाँ भाई आशीर, क्या होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी का? आशीर जाग भी रहा है, ऐसा तो नहीं है कि लॉग इन करके सो गया दोबारा घर में? हाँ भाई सलमान साहब, आप कोई कमेंट्री करेंगे इसके ऊपर? सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। अच्छा, एक और डिक्रीज वाला आया भाई। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं
जोया तुम क्या कहती हो? हाँ भाई इकरा, तुम बताओ तुम क्या कहती हो? हाँ भाई इकरा, तुम कुछ कहती हो नहीं कहती हो? नहीं कहती हो। अच्छा देखें, अगर इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो वो हम निकालेंगे कैसे? मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कि अभी इसकी हाइट जो थी वो कितनी थी, अभी इसकी हाइट जो थी 5 मीटर थी। जब इसको हम इस पोजीशन में गिरा देंगे तो जो इसकी हाइट थी 5 मीटर वो विड्थ हो जाएगी, और जो इसकी विड्थ थी वो इसकी हाइट हो जाएगी 3 मीटर। तो क्या इसकी हाइट में जो है, क्या इसकी हाइट में जो है, क्या वो 2 मीटर का फर्क आया? क्योंकि पहले इसकी हाइट 5 मीटर थी, अब इसकी हाइट 3 मीटर हो गई। तो क्या इसकी हाइट में 2 मीटर का फर्क आया? तो सवाल का जवाब है नहीं। देखिए होता क्या है, होता ये है कि अब ये बात जरा गौर सुनने है कि ये बात जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था ना, ये बात आपको मार्केट में हर आदमी नहीं बताएगा। जब आप किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप mgh इस्तेमाल करते हैं, तब ये बात गौर से सुनिएगा। जब आप किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं उसके लिए आप mgh का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो जो हाइट होती है ना, हाइट, ये हाइट हमेशा कहाँ से मेजर होती है? ये हाइट हमेशा मेजर होती है, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, एक ही चीज। किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वहां से हमेशा हाइट नापी जाएगी। तो अगर ये पहले ऑब्जेक्ट जब मैं जमीन पे रखा हुआ था, अगर मैं आपसे कहूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ पर होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी जमीन की हाइट कितनी है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इससे जमीन से इसकी हाइट है 2.5 मीटर। ठीक है, और जब इसको आप यूं लिटा देंगे तो अब इसके सेंटर की जो हाइट है जमीन से कितनी हो जाएगी? 3 मीटर का हाफ, यानी कि 1.5 मीटर। तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना लोअर हुआ? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2.5 से, यानी कि यहाँ पर जो एच होगा या डेल्टा एच कह लें, वो क्या होगा? 2.5 माइनस 1.5, यानी कि यहाँ पर इसकी हाइट 1.0 मीटर कम हुई। क्या ख्याल है, बात समझ में आ रही है सब लोग मेरे में क्या कह रहा हूँ? यानी कि जो आप जैसे भी आयशा ने कहा या बाकी लोगों ने कहा कि भाई ये नीचे इसको लिटा दिया तो उसकी हाइट कम हो गई, तो हाइट तो उसकी कम हो गई, लेकिन हाइट जो कम हुई है वो नापेंगे कैसे? वो इसकी हाइट से नहीं नापेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नापेंगे। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना लोअर हो गया? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले 2.5 मीटर की हाइट पे था, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.5 मीटर की हाइट पर आ गया। तो लिहाजा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इसका लोअर हुआ है 1 मीटर लोअर हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा? mg डेल्टा एच। mg का मतलब वेट होता है, वेट इसका दिया हुआ था वो कितना? 1200। तो ये 1200 हो जाएगा। हाइट कितनी कम हुई है इसकी? 1.0 मीटर कम हुई है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका? 1200 जूल्स हो जाएगा। सही है भाई, बात खत्म हो गई सब लोगों को ये? हाँ भाई यस या नो में जवाब दें, बात खत्म हो गई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली बात। जी सर, हो गई है। इसके अलावा जो है आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस पर हम बहुत तफसील से बात नहीं करेंगे। अब वो तो इंशाल्लाह फिर आप एएस में ही बात करेंगे, या अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उस पर थोड़ी सी बात होगी। इसके अलावा जो है वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगले चैप्टर में हम बात करेंगे। लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने से जो उसकी एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक एनर्जी कहलाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसको हम बड़ी तफसील से बात करेंगे अगले चैप्टर में, डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो फिलहाल अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं, जो कि वर्कशीट नंबर 26 है, एनर्जी की। ये कहाँ पर है? यस, वर्कशीट्स एंड वर्कशीट नंबर 26। 26। चलिए वर्कशीट नंबर 26 आ गई मार्केट में।
Can a body traveling with a speed of 10 meter per second has kinetic energy 1500 joule? If the speed of the body is increased to 40 meter per second, what is its new kinetic energy? बहुत आसान सवाल है. पहले आप इसकी जो है वो मास इसका 10 सॉरी काइनेटिक स्पीड इसकी 10 थी और काइनेटिक एनर्जी 15 थी. अब इसकी स्पीड 40 हो गई. यह बताया कि इसकी नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. देखिए पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देख. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 1500 और ये बराबर होगी हाफ एम और इसकी स्पीड कितनी थी 10 का स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू 100. 100 से 0 कैंसिल, टू उसको 2 को ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30. ये मास हमने क्यों निकाला, क्योंकि इसकी नई काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए मास मालूम करना जरूरी. अब जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, हाफ मास तो ही रहेगा 30, स्पीड अब इसकी हो गई 40 का स्क्वायर. देख लो यार कितना बनेगा. 0.5 इंटू 30 इंटू 40 का स्क्वायर कितना होता है. 40 का स्क्वायर कितना होता है, देखो मल्टीप्लाई करके बताओ यार क्या आंसर आ रहा है. 0.5 इंटू 30 इंटू 40 का स्क्वायर, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है. 24,000. 24,000 का मतलब ये हुआ कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा. ठीक है जी. सवाल नंबर 2. A railway engine accelerates a train of total mass 1200 tons or 1 ton is equal to 1000 kilogram from rest to a speed of 75 meter per second. So how much will useful must be done on the train to reach this speed? तो देखें जब आप कोई स्पीड गेन करते हैं तो उस स्पीड को गेन करने के लिए जो आप वर्क डन करते हैं वो वर्क डन आपकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, या सामान्य में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. तो यहाँ पे जो आपने वर्क डन किया वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है. तो हाफ लेने मास आपका है 1200,000. 1200 टन है ना वेट और मास, और 1 टन जो है 1000 किलोग्राम का है. तो 1200,000 आपका मास हो गया. स्पीड आपने गेन की है 75 का स्क्वायर कर लें. तो इसका आंसर भी बताओ फटाफट कितना आ रहा है, जल्दी शाबाश. हाफ इंटू 1200,000 इंटू 75 का स्क्वायर, बड़ा सा आंसर आएगा इसका बहुत सारा. देखो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ. ये आ रहा है. अच्छा, तो भाई बकौल जोया गैस का आंसर जो है वो ए आ रहा है, यानी कि 3.4 एक्सपोनेंट 6 आ रहा है. अब जोया कह रही है नहीं नहीं. ठीक है, जोया ने बोला नहीं नहीं, जोया ने बोला सी है सॉरी. तो ये सॉरी सी है से पहले का है या सी है से बाद का है, सी है. ठीक, ठीक है, तो ये सी आंसर हो गया इसका. 3.4 एक्सपोनेंट 9 जूल इसका आंसर हो. ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. The kinetic energy of a vehicle of mass 1000 kg is 4.5 exponent 5 joules. It is braked with a total constant braking force of 6000 Newton. So what will be its stopping distance? ये मास है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये आपका जो है फोर्स लगा रहे हैं आप. तो कह रहे हैं बताएं डिस्टेंस कितना होगा. तो बोलते काइनेटिक एनर्जी जो होती है वर्क डन के बराबर होती है ना. जब वर्क डन करते हैं वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है 4.5 एक्सपोनेंट 5, फोर्स आप लगा रहे हैं 6000 की. ठीक है, और डिस्टेंस हम मालूम करना चाह रहे हैं. मास की जरूरत नहीं है इसमें. तो डिस्टेंस आपका सिंपली बराबर होगा 4.5 एक्सपोनेंट 5 डिवाइड बाय 6000. इसका आंसर बता दो खुदा के लिए क्या आ रहा है. 4.5 एक्सपोनेंट 5 डिवाइड बाय 6000. 4.5 एक्सपोनेंट 5 डिवाइड बाय 6000. कैलकुलेटर तो पकड़ के रखा करो, जल्दी से निकाला करो आंसर यार. 75 मीटर इसका आंसर हो गया, बी आंसर हो गया. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4.
A body traveling with a speed of 20 meter per second has kinetic energy ek. If the speed of the body is increased to 80 meter per second, so what is its new kinetic energy? देखिए अभी किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें आप मास को जितने टाइम्स बढ़ाते रहेंगे काइनेटिक एनर्जी उतने टाइम्स बढ़ती रहेगी। यानी मास को डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी डबल, मास को ट्रिपल करेंगे काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल, मास को 4 टाइम्स बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन स्पीड पे स्क्वायर है, तो स्पीड को अगर डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे अगर आप स्पीड को 3 गुना बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 3 गुना नहीं बढ़ेगी, 3 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी, 9 गुना बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपने स्पीड को 20 से 80 कर दिया। अब जल्दी बताओ जब 20 से आप 80 करोगे तो कितने टाइम्स बढ़ाई आपने स्पीड? 4 टाइम्स बढ़ाई। तो स्पीड अगर आपने 4 टाइम्स बढ़ाई है तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी? 16 टाइम्स बढ़ेगी। तो जो आपकी नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? आपकी जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो 16 टाइम्स हो जाएगी। जल्दी बताएं, बात समझ में आई सब लोग या नहीं आई? हाँ भी आनंद फानंद बताएं, बात समझ में आई नहीं आई? सर ये नहीं आई बात समझ में, दोबारा समझाएं। बात समझ में तो बात समझते हैं। देखो भाई आसान जबान में मैं कह रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में अगर आप मास को डबल कर दें तो आपका आंसर भी डबल हो जाएगा। आप मास को 4 गुना बढ़ा दें तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले में स्पीड को बढ़ाएंगे ना तो स्पीड पे स्क्वायर है, यानी अगर आप स्पीड को डबल करेंगे ना तो आपका आंसर डबल नहीं होगा बल्कि उस डबल का पहले स्क्वायर होगा और आपका आंसर 4 टाइम्स हो जाएगा। और आप स्पीड को 3 गुना बढ़ाएंगे तो आपका आंसर 3 गुना नहीं बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी का, बल्कि 3 का स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 टाइम्स बढ़ेगा। या स्पीड को अगर आप 4 गुना बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना नहीं बढ़ेगी बल्कि 4 का स्क्वायर टाइम बढ़ेगी। 4 का स्क्वायर टाइम कितना होता है? 16 टाइम होता है। तो यहाँ पर आपने स्पीड को 20 से 80 कर दिया। 20 से 80 का मतलब है कि आपने कितने टाइम स्पीड बढ़ा दी? 4 टाइम्स स्पीड बढ़ा दी। तो चूंकि आपने स्पीड 4 टाइम्स बढ़ाई है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ेगी। तो आपकी पुरानी काइनेटिक एनर्जी ईके थी तो आपकी नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 16 ईके हो जाएगी। अब समझ में आ गई बात? आगे समझ में आ गई बात? जी आ गई। अरे बोलो भाई, समझ में आई है नहीं आई? आगे जी समझ सर में? बस ठीक है। तो बस आज यहाँ तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे, वर्कशीट को, और इसी चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी काफी सारे क्वेश्चन है, अभी 2-3 मिनट में हो नहीं पाएंगे सारे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला सर हम इसको पीडीएफ कंटिन्यू भेज करेंगे। देना कल की तरह। हाँ पीडीएफ बिल्कुल भेज दूंगा, PDF कल की तरह बिल्कुल भेज दूंगा, जैसे कल भेजी थी ऐसे आज भेज दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।